अभी जो है हम लोगों को इतना पढ़ा दिया गया है 1 से लेके चैप्टर 9 तक जो है हम लोगों ने 8 तक जो है क्लास किया हुआ है दोबारा। तो 8 तक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अलग अलग सोर्स से हम लोग क्वेश्चन को कलेक्ट करें और क्वेश्चंस को कलेक्ट करके उसको सॉल्व करें। समझ में आ रहा है ना? फिर हमको अपनी कमजोरी का एहसास होगा। बाकी टेस्ट जो है यहाँ होगा ही, इस बार संडे को टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है ना। यूनिट वन पर यूनिट टेस्ट होगा, समझ में आ रहा है ना। और संडे को इसलिए ऑर्गेनाइज हो रहा है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले हम लोगों को, और उसमें हम लोग जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे। समझ में आया ना। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक जितना इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव, उसको हम लोग जो है टेस्ट में रखे हैं। तो अलग अलग सोर्सेज से जो है क्वेश्चन कलेक्ट करके और हम लोग जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हमको पता चलेगा कि हमारा स्ट्रेंथ कितना है। समझ में आ रहा है ना। और बाकी हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं, अभी जैसे प्रैक्टिस हो रहा था, ये चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करने के बाद ही मालूम होगा कि हाँ एक्चुअली कितनी पढ़ाई हुई है, कहाँ और कमी है, किधर सुधार करना चाहिए, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्या चीज़ 9। चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। 10, 11 ये सब जो है इस वीक में कंप्लीट कर लेना है हम लोगों को। तो हाँ इस मंथ में, वही इस मंथ में। और कितने डेज बचे हुए हैं? 10 डेज में हम लोगों का टारगेटेड रहेगा ये तीनों चैप्टर, ठीक है ना। अगर 11 तक कंप्लीट कर लेते हैं तो अगले मंथ जनवरी में जो है हम लोगों का फिर जो है 12 to 16 चलेगा। और 12 to 16 के बाद जिसमें बायोटेक का एक चैप्टर है और इकोलॉजी के 4 चैप्टर होंगे, तो इनको हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद मॉडल पेपर का टेस्ट होगा, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर 9 देखते हैं। और चैप्टर 9 का नाम क्या है बताएं ज़रा। चैप्टर 9 का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ठीक है ना। स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कौन कौन सा स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, ठीक है ना। इसकी खास तौर पे ज़रूरत कब पड़ी बताएं? जब हमारी जनसंख्या बढ़ी। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हमने बताया था कि 1943-44 के आसपास जो है बहुत बड़ी स्कार्सिटी हुई थी फूड की, भोजन की बहुत बड़ी कमी हुई थी। और भोजन की इस कमी में जो है लाखों लोग मरे भी थे, ठीक है ना, बंगाल साइड में। जबकि अनाज था, हमारे यहाँ का अनाज जो है वो इकट्ठा करवाया गया था कहाँ पे? इंग्लैंड में। समझ में आ रहा है ना। तो जब जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या बढ़ने के बाद जो है भोजन की कमी महसूस हुई, और उस भोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया बताएं? अब खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्य नीतियाँ अपनाई गई। इसमें इम्पॉर्टेंट नाम किनका आता है? इस चैप्टर से जुड़ा हुआ इम्पॉर्टेंट नाम जो है वो आता है MS स्वामीनाथन का। किसका नाम आता है? MS स्वामीनाथन का। समझ में आ रहा है ना। तो MS स्वामीनाथन जो थे, MS स्वामीनाथन को हम लोग हरित क्रांति का क्या कहते हैं बताना? जनक कहते हैं, हरित क्रांति का जनक कहते हैं भारत में। और एक और वैज्ञानिक का नाम आता है नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है ना। इस चैप्टर में इन 2 साइंटिस्ट लोगों का नाम हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। एक थे हमारे MS स्वामीनाथन और एक थे कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग मैक्सिको के प्लांट ब्रीडर थे, ठीक है ना, पादप प्रजनक थे, मैक्सिकन, ठीक है। और नॉर्मन ये जो MS स्वामीनाथन थे, ये हमारे साउथ इंडिया के कुंभकोणम गांव के थे। समझ में आ रहा है ना। तो देखते हैं हम लोग इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा क्या चीज़ बताएं? पशुपालन जो है वो हम लोग किसको कह लेते हैं बताएं? पशुपालन जो है वो हम लोग किसको कह लेते हैं? पशुओं को पालना। ये पशु प्रजनन जो है ना, पशु प्रजनन और पशुधन वृद्धि, ठीक है ना, इसकी एक पद्धति है, इसकी एक कृषि पद्धति है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। समझ में आ रहा है ना। और इस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में देखें हम लोग किसानों के लिए ये प्रमुख निपुणता का विषय है, और वैज्ञानिकों के लिए क्या है? एक कला है। वैज्ञानिकों के लिए क्या है? ये कला है। बताया जा रहा है ना कि पशुपालन का संबंध जो है वो किससे किससे है, ये हम लोगों को देखना है। पशुपालन का संबंध किससे किससे है? तो हम लोग याद रखें, पशुपालन में भैंस का पालन आता है, गाय का पालन आता है, सुअर पालन, घोड़ा, भेड़, ऊंट, ठीक है ना, बकरी, इन सब का पालन आता है। इन सब को हम लोग क्या कहते हैं?
पशुपालन कहते हैं। क्या कहते हैं इन सबको? पशुपालन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हो गया? देखिए, बकरी ये सब हो गई, इन सब का पालन जो है क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। इसके अलावे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसके अलावे जो है मछलियाँ हो गई, मछलियों के अलावे मृदु कवची हो गए। समझ में आया ना? मृदु कवची के बाद क्रस्टेशियाई हो गए। क्रस्टेशियाई में कौन कौन आते हैं? क्रस्टेशियाई में झींगा आता है, केकड़ा आता है, ठीक है ना। और मृदु कवची में कौन आते हैं? मृदु कवची में आते हैं ऐंठा, घोंघा, ओयस्टर, ठीक है ना। ये सब आते हैं मृदु कवची में, ठीक है ना। सीप, सीप तो वही ओयस्टर है ना, मोलस्का में ही आएगा, वो मोलस्का में ही आता है। इनको पालना, इनका पोषण करना, इनको पकड़ना, ठीक है ना, ये सब जो है हम लोग समझते हैं किस में? पशुपालन की क्रिया में, ठीक है ना। इसके अलावे अभी और भी चीज़ें हैं, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट का पालन, समझ में आया ना। इन सबको भी हम लोग रखे हैं किस में? पशुपालन में। तो पशुपालन में टोटल इतनी चीज़ें जो है इंक्लूडेड है। पशुपालन किया क्यों जाता है? दुग्ध उत्पादन के लिए, ठीक है ना, अंडे प्राप्त करने के लिए, मांस, ऊन, रेशम और शहद, इन सभी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है क्या चीज़? पशुपालन। तो पशुपालन का हमने इंट्रोडक्शन देखा। इसके बाद देखते हैं पशु प्रबंधन। फार्म पशु प्रबंधन जो है वो कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले भी एक और डाटा जान लें, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि दो देशों को मिला दिया जाए अगर, कौन कौन से दो देश बताएं? भारत और चाइना, समझ में आया ना। इंडिया और कौन? चाइना, दोनों को हम लोग मिला दें तो विश्व की 70% जो है ना पशुधन यहीं पे है। लाइव स्टॉक, पूरे वर्ल्ड का लाइव स्टॉक जो है 70% हमारे दो कंट्रीज़ में है। कौन कौन? इंडिया और चाइना में। लेकिन दुख की बात यह है कि इनसे प्रोडक्शन जो है ओनली कितना परसेंट है? 25%। समझ में आ रहा है ना। यानी हमारे यहाँ के जो पशुओं की नस्ल है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। पशुओं की जो नस्ल है वो बहुत ही क्या है? बेकार क्वालिटी की है। समझ में आया ना, बेकार क्वालिटी की है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक आदमी जो है 50 गाय रखा है और 50 गायों को मिला के जो है 5 लीटर दूध निकल जाता है। समझ में आया ना। एक और दूसरी स्थिति लेते हैं जहाँ मात्र 5 गायें हैं और 5 गायों से 50 लीटर दूध निकल रहा है। कौन सी स्थिति अच्छी है? 5 गायें। तो बाकी देश जो है, भारत और चीन को छोड़ के बाकी जो देश बचे उनके पास मात्र 30% जो है पशुधन है। और उस 30% से वो कितना प्रोडक्शन करते हैं? 75%। 75% जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है ना। तो आखिर हम लोग देखें फार्म और फार्म पशुओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसको देखना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़? डेयरी फार्म प्रबंधन। डेयरी फार्म प्रबंधन में कैसे पशु आते हैं बताएं? डेयरी फार्म प्रबंधन जो है इसमें कैसे पशु आते हैं? जिनसे हमको दूध प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऐसे पशुओं को किस में रखा गया है? डेयरी फार्म प्रबंधन में। लिखा गया है कि डेयरी उद्योग एक पशु प्रबंधन है जिससे मानव खपत के लिए क्या चीज़? दुग्ध हो गया और दुग्ध से बनने वाले उत्पाद जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, योगर्ट हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज़ें प्राप्त होती है, ठीक है ना। क्या आप बता सकते हैं ऐसे कौन कौन से पशु हैं जो डेयरी में रहते हैं? गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, समझ में आया ना, भेड़, इन सब को जो है रखा गया है दुग्ध उत्पादन के लिए। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित जितने भी पशु हैं उन सबको रखा जाता है किस में? डेयरी फार्म प्रबंधन में, ठीक है ना। तो डेयरी फार्म प्रबंधन में हम उन संसाधनों और तंत्रों के विषय में अध्ययन करते हैं जिनसे दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार होती है और उसका उत्पादन बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना, दुग्ध का उत्पादन जो है बढ़ता है। अब इसमें देखें, कहा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए दुग्ध उत्पादन जो है वो किया जाता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी है? जैसे हम लोग चाहते हैं एक जो है क्या खोलना? डेयरी फार्म। तो डेयरी फार्म खोलने के लिए हम लोग कैसे पशुओं का चुनाव करेंगे? आवश्यक चीज़ें क्या क्या होंगी? तो आवश्यक चीज़ों के अंतर्गत आता है सबसे पहला चीज़ क्या? अच्छी नस्ल के पशु। जब भी हम लोगों को फार्म पशुओं का चुनाव करना हो तो उसमें अच्छी नस्ल वाले पशु का चुनाव करेंगे। यानी पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता, इस पर जो है डिपेंड करता है क्या चीज़?
प्रोडक्शन, कितना मिल्क का प्रोडक्शन होगा ये डिपेंड करता है पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता पे, ठीक है ना, जिसमें उच्च उत्पादन क्षमता वाली अच्छी नस्ल। और फिर दूसरा जो कंडीशन हम लोग तलाशेंगे ना, दूसरा कंडीशन है रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को, ठीक है ना, महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब ये दो चीज़ें हम लोग जरूर देखेंगे पशुपालन से संबंधित। जब हम लोग पशुओं का चुनाव करने जाते हैं तो पशुओं के चुनाव में ये दो चीज़ें बेहद इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन बताएं? सबसे पहले तो पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को महत्वपूर्ण माना गया है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि आप पशुपालन के लिए कैसे पशु का चुनाव करेंगे, ये दो बातें हम लोग लिख पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल लिख लेंगे। तो इसको जो है हम लोग घर पे जो है वीडियोस को देख के और लिखेंगे। इसके बाद देखें हम लोग अगला और ध्यान कहाँ होना चाहिए, मतलब ये दो चीज़ें तो हो गई। इसके बाद जो है हम लोगों का अगला ध्यान होना चाहिए किस पे? चारे की गुणवत्ता तथा मात्रा पर। समझ में आया ना? जो हम लोग चीज़ें उनको खिला रहे हैं, ऐसा होता है कि जो हमसे बच जाता है वो हम लोग पशुओं को खिलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन जो विकसित देश है वो पशुओं को खाने के लिए अलग ही खेती करते हैं, पशुओं को खिलाने के लिए जो है अलग फसल की खेती करते हैं। मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। किस लिए उगाई जाती हैं? केवल पशुओं को खिलाने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए जो है उगाया जाता है। तो जाहिर है कि वहाँ के पशु जो है वो बेहतर क्वालिटी वाले होंगे, प्रोडक्शन उनसे अच्छा होगा। यानी पशुओं के चारे की गुणवत्ता और कंजूसी करके ना खिलाएं। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे लोग जो है चोकर वगैरह खिलाते हैं तो एकदम जो है मुट्ठी भर डाल दिए, काम खत्म, उसी में एडजस्ट कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना? उसकी मात्रा और उसकी गुणवत्ता दोनों पर बल देना चाहिए, ठीक है ना। अगला चीज़ जो होता है वो दुग्धीकरण। देखिए हम लोग दुग्ध निकालते समय, दूध दूहते समय ध्यान देना होता है। वहाँ पे हाइजीन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटेन करना, स्वास्थ्य को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे बीमारियाँ फैलती हैं। अगर एक गाय को कोई बीमारी है और उसको कोई दूध दूहता है, फिर वही आदमी दूसरी गाय को दूध दूहता है, हो सकता है उससे बीमारी, ठीक है ना। दोनों गायों को प्रभाव इसका दिख सकता है। जैसे लंपी वायरस एक आया था कुछ दिन पहले, हम लोग नाम सुने होंगे। लंपी वायरस जो है वो गायों के शरीर पे छोटे छोटे फोले करवा रहा था, फफोले करवा रहा था, और उनका स्किन जो है एकदम जलने टाइप का हो जा रहा था। समझ में आ रहा है ना? तो ये लंपी वायरस जो है करीब करीब 25,000 से भी ज़्यादा पशु की डेथ हुई थी उसमें। लंपी वायरस जो आया था हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा फैल रहा था। ये पशुओं के लार में इसके विषाणु पाए जा रहे थे, ठीक है। तो दुग्धीकरण में जो है खास ध्यान देना होगा। दुग्ध उत्पादों का भंडारण, हम लोग देखते हैं दूध कितना जल्दी खराब होता है, देखते हैं ना। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तुरंत दूध जो है फट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? दूध जो है फट जाएगा। तो ये भंडारण हम लोग उनका अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दूध फट रहा है। दूर से जो है दूध हमारे यहाँ पैकेज आता है जो, तो उसको रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में भेजा जाता है। समझ में आया ना? उस कंटेनर में भी जो है क्या लगा होता है? फ्रीज लगा होता है। फ्रीज वाले कंटेनर में तब हमारे तक पहुँचाया जाता है उसको। क्या कारण है? उसका भंडारण जो है वो अच्छे से सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। एक और है परिवहन के दौरान कड़ी साफ सफाई। इस पे तो विशेष ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बल्क अमाउंट है ना। दूध जो है वो 1-2 लीटर थोड़े इधर उधर जाता है, कोई 1000 लीटर, 12,000, 15,000, 20,000 लीटर जो है दूध का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अगर 20,000 लीटर दूध में किसी जीवाणु की उपस्थिति हो गई, वो कितना ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ाएगा और कितने जगह पे मार्केट में जाएगा और कितने लोग उससे बीमार होंगे, इसका हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे साफ सफाई का जो है एकदम कड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। स्वास्थ्य हो गया, इस सब को जो है महत्व देना चाहिए। तो पशुपालन में हम लोग इन बातों को याद रखेंगे जो टिक किए गए हैं। डेयरी फार्म प्रबंधन के लिए खास तौर पे इन बातों को जो है हम लोग केयर टेक करेंगे, ठीक है। अगर पशुओं को किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो बीमारी के समय जो है उनका उचित जांच करवाना, चिकित्सक को बुलवाना, ये सब जो है इंश्योर करना चाहिए हम लोगों को, तब जाके जो है पशुपालन हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा बताएं जरा? कुक्कुट फार्म प्रबंधन। ये शब्द है एक कुक्कुट। कुक्कुट जो है इसको हम लोग पोल्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल्ट्री।
तो पोल्ट्री जो है वो किससे रिलेटेड है? पोल्ट्री वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? सबसे पहले मुर्गी, ठीक है, और उसके बाद बतख, उसके बाद टर्की, हंस, गीज, ठीक है ना। तीतर हो गए, बतख हो गए, हंस हो गए और मुर्गी हो गई। इन सबको रखा गया है किस में? कुक्कुट फॉर्म में। समझ में आ रहा है ना? कुक्कुट फॉर्म में। कुक्कुट फॉर्म से हम लोगों को क्या मिलता है? अंडे और मांस, ठीक है ना। दो चीज़ें मिलती हैं कुक्कुट से, अंडा और क्या चीज़? मांस, ठीक है ना। इसमें बहाव में आके हम लोग दूध नहीं बोल देंगे, समझ में आया ना। कोई भी मुर्गी बतख नहीं है जो दूध देती है। कुक्कुट जो है ये पालतू कुक्कुट आदि का एक वर्ग है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? कुक्कुट यानी मुर्गे मुर्गी, बतख हो गए, और क्या चीज़? टर्की, टर्की के बाद गीज, ये सब शामिल है। समझ में आ रहा है ना? इनको जो है पाला जाता है किसके लिए? मांस के लिए। और दूसरा चीज़ किसके लिए? अंडे के लिए, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देख लें। बताया जा रहा है ना कि डेयरी फार्म में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी, डेयरी फार्म में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी वो चीज़ें यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ भी उन बातों का ही ध्यान रखेंगे। कहा जाएगा कि आप कुक्कुट फार्म के लिए कैसे पशु का चुनाव करेंगे। तो कैसे पशु का चुनाव करेंगे, सबसे पहला टॉपिक हम लोग यही बताएंगे कि अच्छे नस्ल वाले पशुओं का चुनाव किया जाएगा। दूसरा चीज़ क्या बताएंगे? वो ऐसे पशु होने चाहिए जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होनी चाहिए, जल्दी बीमार ना पड़े, जल्दी जल्दी बर्ड फ्लू नहीं हो, नहीं तो चिकन खाने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? 2 दिन खाएंगे, 4 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। बर्ड फ्लू में देखे थे ना जी, कोई डर से खा रहा था? कोई नहीं खा रहा था, ठीक है। तो कोरोना में भी इवन लोग डर गए थे, जबकि मुर्गे का कोई दोष नहीं था कोरोना में। समझ में आ रहा है ना? देखिए, डेयरी उद्योग की भांति जो है कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए भी उपयुक्त नस्लें, सही और सुरक्षित फार्म की परिस्थितियाँ, फार्म जो इसका बनाया जाता है हमेशा देखेंगे हम लोग उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम। कुक्कुट फार्म जो बनाया जाता है उसकी दिशा क्या होती है? पूर्व पश्चिम होती है। हवा का बहाव जो है वो किधर से होता है? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर। इसलिए जो है मतलब और उनको ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए, ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, इसलिए जो है पूरब साइड में एक दीवार किया जाता है और पश्चिम साइड में एक दीवार। बाकी उत्तर की तरफ क्या रहेगा? जाली, और दक्षिण की तरफ देखें। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं टेलीविज़न में और अखबार में हम लोग पढ़े होंगे किसके बारे में? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो है वो किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। इससे जो है देश भर में क्या पैदा हो गई थी? सनसनी और डर का वातावरण उत्पन्न हो गया था, ठीक है ना। मुर्गों की एक और बीमारी है रानीखेत, नाम सुने हैं ना? चिकन कॉलेरा, चिकन टीबी, ये सब जो है किसकी बीमारी है? चिकन डायरिया। समझ में आया ना? ये सब जो है मुर्गियों की बीमारी है, पोल्ट्री की बीमारी है। और कुछ लक्षण जो है हम लोगों को याद रखने होंगे, ठीक है ना। जनरल लाइफ में भी जो है इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो फिर जो है दिक्कत होगी। पता है क्या मतलब जब भी मुर्गी बीमार पड़ती है, ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं उनके कुछ लक्षण जो है वो उत्पन्न होते हैं। और उन लक्षणों में क्या है? सबसे पहले हाँ, वो अपने झुंड से अलग हो जाएंगी, अपने जितने रिलेटिव्स होंगे सबसे जो है अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और दूर क्यों हो जाती है? मुर्गी बहुत चालाक होती है, उसकी बीमारी दूसरों को न लगे इसलिए जो है क्या कर लेती है? अपने आप को ही खुद से मतलब पूरे फैमिली से अलग कर लेती है, ग्रुप से अलग कर लेती है। दूसरा है कि उसका मुख जो है वो खुला रहता है। मुख जो है क्या रहेगा? खुला रहेगा। मुख खुला रहेगा तो लार टपकाते रहती है मुर्गियाँ जो है वो क्या टपकाते रहेंगी? लार टपकाते रहेंगी। उनका जो स्टूल्स होगा, एक्सक्रीटा, उनका जो मल होगा दुर्गंध युक्त होगा। समझ में आया ना? अनियमित समय पर होगा। उनका गर्दन जो है झुका रहेगा, ठीक है। आंखें जो है एकदम चमकीली नहीं दिखेंगी, आंखें जो है वो बहुत गंदी दिखेंगी। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं मुर्गियों में, समझ जाएं कि वो उनमें क्या है? बीमारी कोई ना कोई है। कोई भी बीमारी होगी, सिम्टम्स जो है यही होंगे, ये सारे सिम्टम्स जो है वो कॉमन होते हैं, ठीक है। तो मुर्गियों की बीमारी का नाम बर्ड फ्लू, रानीखेत और
चिकन कॉलेरा, बर्ड टीबी हो गया, डायरिया हो गया, समझ में आया ना, ये सब हो गया। और चिकन की वैरायटी का अगर हम लोगों से नाम पूछा जाए, कुछ चिकन की वैरायटी का नाम बताएं, तब हम लोग क्या बताएंगे? असील, ब्रह्मा, कड़कनाथ, लेग हॉर्न, लैंगशॉन, चीतागोंग, कोचिन, समझ में आया ना, ये सब जो है किसकी वैरायटी है? मुर्गियों की वैरायटी है, ठीक है ना। तो इतनी सारी मुर्गियां होती हैं, इनके बारे में हम लोगों को यहाँ पे दिया है, लिखवा दिया जाए। हाँ, गाय की 3 प्रजातियां हैं, 3 प्रजातियों को जो है ना हम लोगों को लिखना है। अच्छा, उसको आज हम लोग लिख लेते हैं। तीन जातियां हैं, एक करन स्विस है, करन फ्राई है और होल्स्टीन फ्रिसियान है। इन तीनों गायों के बारे में पूछता है, ठीक है ना, इन तीनों गायों के बारे में पूछता है, उसको लिखवा देते हैं हम आज। ये जो है एक बार पहले देख लें हम लोग। अगला टॉपिक क्या है हमारा, बताएं? पशु प्रजनन। ये पशु प्रजनन क्यों जरूरी है और किसे कहते हैं? पशु प्रजनन जो है, ध्यान से सुनेंगे, पशुओं की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, अलग अलग नस्ल वाले पशुओं के बीच प्रजनन की जो प्रक्रिया चलाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पशु प्रजनन कहते हैं। तो पशु प्रजनन जो है इसके कई प्रकार हैं। पशु प्रजनन जो है वो कई तरीके से किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है, पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को क्या करना? बढ़ाना और उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार। अगर हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि प्रोटीन बढ़ जाए उनके दूध में, तो प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, ऐसा उपाय है हमारे पास, और उस उपाय को क्या कहते हैं? एनिमल ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है एनिमल ब्रीडिंग को जब भी समझते हैं, एक शब्द आता है, कौन सा शब्द? नस्ल, ब्रीड। तो ये ब्रीड से हम लोग क्या समझते हैं? पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे सामान्य दिखावट, आकृति, आकार, संरूपण आदि में समान हो, तो हम लोग उनको एक ही नस्ल के पशु कहते हैं। समझ में आया ना? इतनी सारी चीज़ों में अगर वो समान दिखते हैं तब हम लोग जो है उनको क्या कहते हैं? एक ही नस्ल के पशु कहते हैं। अब समझते हैं जरा हम लोग कि प्रजनन जो है वो कैसे होता है। तो पशु प्रजनन जो है ना, इसको 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? एक होता है इन ब्रीडिंग और एक होता है आउट ब्रीडिंग। समझ में आया ना? एक इन ब्रीडिंग हो गया और एक कौन हो गया? आउट ब्रीडिंग हो गया। इन ब्रीडिंग हम लोग किसको कहेंगे? एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है, नस्ल जो है नहीं बदलना है, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच अगर प्रजनन की क्रिया हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतः प्रजनन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या कहेंगे उसको? अंतः प्रजनन। और जबकि विभिन्न नस्लों के मध्य अगर प्रजनन कराया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बही प्रजनन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? बही प्रजनन। बही प्रजनन मतलब अलग अलग नस्ल वाले पशुओं के बीच प्रजनन की क्रिया चल रही है। तो डिटेल में हम लोग समझते हैं अंतः प्रजनन है क्या। अंतः प्रजनन यानी इन ब्रीडिंग। अंतः प्रजनन का अर्थ है एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होना, अर्थात एक ही नस्ल के पशु हों। समझ में आया ना? एक ही नस्ल के पशु हों, एक ये खानदान हो गया पहला और एक ये दूसरा खानदान हो गया। इस खानदान का जो है ये फर्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। इस खानदान का जो है ये क्या चीज़? सेकेंड जनरेशन। फिर इस खानदान का थर्ड जनरेशन। फिर उसके बाद जो है क्या चीज़? फोर्थ जनरेशन। तो ये चलेगा 4 से लेके कितना तक बताएं? 6 पीढ़ी तक। 4 से कितना पीढ़ी तक? 6 पीढ़ी तक। अगर इनके बीच हम लोग प्रजनन की क्रिया करवा रहे हैं तो उस प्रजनन को हम लोग क्या कहेंगे बताएं? अंतः प्रजनन कहेंगे। जैसे समझे, ये एक खानदान का हो गया, मतलब नस्ल दोनों का सेम है, नस्ल अलग अलग नहीं है। अगर हम लोग इसके बीच प्रजनन करवा दिए, इन दोनों पशुओं के बीच प्रजनन करवा दिए, तो इस प्रजनन को हम लोग क्या कहेंगे? अंतः प्रजनन कहेंगे, क्योंकि वो 4 से 6 पीढ़ी के बीच आपस में संबंधित हैं। आपस में संबंध होना चाहिए, 4 से 6 पीढ़ी के अंदर ही होना चाहिए। अगर 6 पीढ़ी के बाद की बात आती है तो उसको अंतः प्रजनन नहीं कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी देखें हम लोग, इस पहले वाले में और इस लास्ट वाले में अगर प्रजनन की क्रिया करवाई गई उसको क्या कहेंगे हम लोग? अंतः प्रजनन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अंतः प्रजनन में कितना पीढ़ी का गैप होना चाहिए? 4 से 6 पीढ़ी के अंदर ही प्रजनन करवाना होता है, ठीक है ना। इसमें एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर लिया जाता है और उत्तम किस्म की क्या ली जाती है? मादा ली जाती है। पहले उनको हम लोग चुन लेते हैं, उसके बाद संगम कराया जाता है
और फिर उसके बाद जो है उनसे संतानों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो अंतः प्रजनन जो है ना कई मामलों में अच्छा भी होता है, कई मामलों में जो है क्या होता है, खराब भी होता है। क्योंकि अंतः प्रजनन से ही हमने पढ़ा है कि एक टॉपिक जो है यहाँ दिखाया गया है, ये देख रहे हैं ना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या कहते हैं इसको, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर अंतः प्रजनन जो है लगातार बनी रहे, लगातार हम लोग अंतः प्रजनन ही करवा रहे हैं, 4 से 6 पीढ़ी के बीच ही प्रजनन की क्रिया करवा रहे हैं, तो इसके चलते उन पशुओं की जनन क्षमता कम हो जाएगी और उत्पादकता भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। जनन क्षमता में कमी आएगी, उत्पादकता में कमी आएगी। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन अवसादन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये एक डेफिनेशन हो गया। अंतः प्रजनन जो है वो किसको बढ़ावा देता है बताएं, समयुग्मकता को बढ़ावा देता है, होमोजाइगोसिटी को जो है ये डेवलप करवाता है एक तरह से। और अगर हम लोग चाहते हैं प्योर लाइन ब्रीड, प्योर लाइन ब्रीडिंग चाहते हैं, तो प्योर लाइन ब्रीडिंग में भी जो है अंतः प्रजनन हेल्पफुल है। प्योर लाइन ब्रीडिंग का मतलब क्या, जनकों का लक्षण, फिर उसके बाद जो संतानें आएंगी उन संतानों में भी 100% जनकों का लक्षण, उनकी जो संतानें होंगी उनमें भी जनकों का लक्षण, यानी जनकों का लक्षण हम लोग चलाते रहना चाहते हैं, कई पीढ़ी तक चलाते रहना चाहते हैं, तो उसको हम लोग जो है कहते हैं अंतः प्रजनन। और ये शुद्ध वंश क्रम कहलाता है। तो शुद्ध वंश क्रम प्राप्त करने के लिए भी हम लोगों को जरूरी है क्या चीज़, अंतः प्रजनन, ठीक है ना। तो अंतः प्रजनन के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद देखें अंतः प्रजनन के बाद अब हम लोगों को देखना है क्या चीज़, बही प्रजनन। बही प्रजनन जो है किसको कहते हैं, तो बही प्रजनन जो है इसमें आ जाएगा किसी बिना किसी संबंध वाले पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं, बही प्रजनन। जिनके बीच संबंध नहीं हो, कोई रिलेशन नहीं हो, ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं हो, दादा पोता मामा फूफा जो भी है वो कुछ भी नहीं हो, उनको उनके बीच अगर प्रजनन करवाया जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, बही प्रजनन कहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बही संकरण हम लोग देख लेते हैं। बही संकरण कहेंगे जिसमें कितनी पीढ़ी तक गैप कर दिया जाए बताएं, 4 से 6 पीढ़ी तक जो है गैप कर दिया जाए। एक ही नस्ल के भीतर पशुओं के संगम की यह क्रिया बही संकरण कहलाती है, परंतु इसमें 4 से 6 पीढ़ियों तक दोनों ओर से किसी भी वंशावली में कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। इसी को क्या कहेंगे हम लोग बताएं, बही संकरण कहेंगे। यानी देखें एक खानदान हो गया और ये दूसरा खानदान हो गया, नस्ल जो है क्या है इनकी सेम है, एक ही नस्ल है, ये सेम ब्रीड के हैं, एक नस्ल के पशु हैं। इसका जो है हम लोग निकाल देते हैं 4 से 6 पीढ़ी, इसका भी निकाल देते हैं कितना पीढ़ी। अब 4 से 6 पीढ़ी के बाद जो संतानें होंगी ना दोनों खानदान की, इनके बीच जो प्रजनन करवाया जाएगा, जैसे मान के चले इनके बीच प्रजनन करवा दिया गया, ये इस खानदान का है और ये जो है इस खानदान का है, इनके बीच प्रजनन की क्रिया जो है वो क्या कहलाएगी, बही संकरण। कितना पीढ़ी तक गैप होना चाहिए, 4 से 6 पीढ़ी तक। इससे क्या होता है बताएं, दुग्ध उत्पादन क्षमता, मांसदायी दर, ठीक है ना, ये औसत से थोड़ा जो है कम हो जाती है। प्रजनन की ये भी विधि अच्छी है, लेकिन इससे अंतः प्रजनन अवसादन जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अंतः प्रजनन अवसादन को समाप्त करने के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, बही संकरण का, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, नाम क्या है बताएं, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद देखेंगे अंतः विशिष्ट संकरण। तो हाइब्रिडाइजेशन से अभी हम लोगों ने एक मॉडल पेपर सॉल्व किया था और उस मॉडल पेपर में ये वाला क्वेश्चन था, हिसरडेल सीप, इसका नाम याद ही रखेंगे हम लोग। हिसरडेल सीप जो है वो किसका एग्जाम्पल है बताएं, संकरण का एग्जाम्पल है। क्योंकि पता है इसको बनाने के लिए जो है ना हम लोग एक पंजाबी, हाँ पंजाब में बीकानेरी एवीज का यूज़ किए हैं, और फिर जो है एक रैम जो लिए हैं ना हम लोग, रैम कितना जीबी का है रैम जो है वो मैरिनो है। रैम मतलब क्या चीज़, भेड़ा, समझ में है ना। भेड़ जो है वो कौन सी है, बीकानेरी, और भेड़ा जो है वो कौन सा है, मैरिनो। इन दोनों के संकरण से कौन सी भेड़ तैयार हुई है, हिसारडेल भेड़ तैयार हुई है। तो हिसारडेल भेड़ में इसका भी लक्षण आया है, इसका भी लक्षण आया है, दोनों का लक्षण आया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, संकर कहेंगे।
ये संकर नस्ल हो गया। तो संकर नस्ल में हम लोग क्या करते हैं, एक नस्ल का श्रेष्ठ नर लेते हैं और दूसरे नस्ल की श्रेष्ठ मादा लेते हैं। इन दोनों के बीच जो संकरण कराया जाएगा ना, उससे क्या होगा, उससे जो है एकदम उत्तम नस्ल के पशु जो है जन्म लेंगे और इन पशुओं में दोनों का लक्षण आएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, संकरण। और ये देखें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, क्या है ये, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अंतः विशिष्ट संकरण। अंतः विशिष्ट संकरण किसको कहते हैं, जिसमें जाति ही बदल दिया जाए। जाति बदल दिया जाए मतलब घोड़े का संकरण किससे, गधे से, शेर का संकरण किससे, बाघ से, पढ़े हैं ना हम लोग, डोंकी का किससे, जेब्रा से, ठीक है ना, हॉर्स का किससे, जेब्रा से। जैसे हम लोग नाम ले लेते हैं यहाँ पे, एक पहले नाम लेते हैं किसका, म्यूल, हाँ बिल्कुल, खच्चर का, ठीक है ना। एक और हो गया कौन, हिन्नी, समझ में आया ना। एक और हम लोग जानते हैं लाइगर, लाइगर हो गया। और एक और कौन हो गया, टाइगन हो गया, ठीक है। लाइगर जो है वो किसका किसका मिक्सचर है, लॉयन और टाइगर का। टाइगन किसका है, टाइगर और लॉयन का, ठीक है। इसी तरह जॉर्स हो गया, जॉर्स, जॉर्स किसका है, जेब्रा और हॉर्स। सबको हम लोग सर्च करके देखेंगे, दिखाई देगा ये। और एक और हो गया क्या चीज़ बताएं, जॉन्की, कौन कौन है ये, जेब्रा और डोंकी। तो इस तरह का जो संकरण होगा, उस संकरण को हम लोग क्या कहेंगे, अंतः विशिष्ट संकरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अंतः विशिष्ट संकरण, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। यहाँ देखिए एक का फोटो दिया हुआ है, ठीक है। नहीं, ये जो संकर अंतः विशिष्ट संकरण से उत्पन्न संततियाँ प्रजनन नहीं कर सकती हैं। जब जब इनको मतलब हमें ये चाहिए तो ब्रीडर से ही खरीदना पड़ेगा। ब्रीडर्स जो होते हैं, जो इनका ब्रीडिंग करवाते हैं, उनसे हम लोग परचेज कर सकते हैं। बाकी इनके बच्चे जो है नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये बगल में फोटो दिया है किसका, खच्चर का। एक और टॉपिक दिया है जिसको हम लोग कल से पढ़ेंगे, AI। समझ में आया ना। AI जानते हैं ना, कृत्रिम वीर्य सेचन, और मोएट, MOET, दोनों को कल देखा जाएगा।